जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इंडिया और ओमान का जो जॉइंट स्टेटमेंट तो आ गई है, जो कि डिस्कस की गई है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं। और आपको पता है 2008 के बाद एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हवाले से इंडिया ओमान पे बात हुई है, होती रही है। ओमान का एक विजन है 2040, और इंडिया के अंदर कुछ डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव हैं अंडर अमृत काल। और उसमें एनर्जी, कनेक्टिविटी, ग्रीन एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस, डिजिटल पेमेंट, फाइनेंशियल कोऑपरेशन, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं। बायलैटरल ट्रेड जो है वो कोई 13 अरब डॉलर के करीब है। लेकिन जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, पहली बात तो ये है कि इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर किस तरह इन्हेंस कर रहा है बाय अनाउंसिंग ए हिंदी चेयर इन ओमान। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिन लोगों को, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक है, तो मुझे पता है कि जब आप चेयर्स अनाउंस करते हैं किसी मुल्क में, तो इट मीन्स आप उस मुल्क के अंदर अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी सॉफ्ट पावर, अपना कल्चर, अपनी हिस्ट्री और उनकी आवाम के अंदर जो कनेक्शन है वो बिल्ड करते हैं। सो इंडिया ने जहाँ पे बाकी काम किए हैं, इंडिया ने वहाँ पे ये काम भी किया है कि उन्होंने उस चेयर का ऐलान किया है, जो कि इंडिया ओमान के अंदर जो है वो बनाएगा। यूनिवर्सिटी चेयर से मुराद ये है, वो कुर्सी नहीं है। इस चेयर से मुराद ये है कि इंडिया ओमान के किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है अपने किसी प्रोफेसर को भेजेगा। और मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ के पाकिस्तान के पास भी कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, और बहुत सारी, इवन जर्मनी में बहुत सारी यूनिवर्सिटी में चेयर्स मौजूद हैं, इकबाल और कायद के चेयर में। लेकिन हमारे लोग, हम फैसले ही नहीं कर सकते। इवन ईरान में और बहुत सारे मुल्कों में चेयर्स मौजूद हैं, लेकिन हमने अपने प्रोफेसर वहाँ नहीं भेजे क्योंकि उनको पैसे देने पड़ते थे। और हम प्रोफेसरों को पैसे नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर आप प्रोफेसरों को पैसे देंगे तो वो कोई पढ़ाई लिखाई की बातें करेंगे। सो हमने कई दफ़ा सिलेक्शन प्रोसेस हुआ, मेरे कई अपने उस्ताद टीचर जो है उस सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरे, लेकिन उनको भेजा नहीं गया। उनको 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 डॉलर उन पे खर्चा आना था महीने का। तो हमने कहा ये हम डॉलर इधर क्यों लगाएं, हम किसी और जगह लगाएंगे। लेकिन चलो, दैट्स नॉट द पॉइंट, बट जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, सो इंडिया ये कहता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए, वो है दुक्कम पोर्ट। वो उनके लिए एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको देखें कि दुक्कम पोर्ट कितनी अहम है फॉर इंडिया, और इसके लिए इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा बात भी की है। वो कहते हैं कि ये हमारी शिपिंग लाइंस और उसके हवाले से जो इंडिया की एक्सेस है अफ्रीकन मार्केट्स के लिए, ठीक है जी, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है उसके लिए। और ये जो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी बनी है दुक्कम की, ठीक है जी, जिसको ज़ाहिर बात है ओमान के अंदर, वो उसके साथ भी उनके काफ़ी ज़्यादा मुआहदे हुए हैं। और उसकी जो बड़ी जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन है, जिसे वो कहते हैं ना। और ओमान क्या कहता है, ओमान कहता है जी कि हम इसे सेफ, स्टेबल और फ्रेंडली हेवन बनाना चाहते हैं इंडस्ट्री और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के लिए। इंडिया को ये अगर एक्सेस जो कि मिल रही है, ठीक है जी, और इंडिया आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा डिफेंस कोऑपरेशन भी कर रहा है ओमान के साथ। बहरहाल एनी हो, इंडिया ने माजी में भी अपनी सबमरीन जो है स्पोर्ट पे भी लगाई थी, और और भेजी हैं और भेजते रहते हैं। आपको पता है कि इंडिया जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोवल साहब, वो काफ़ी जाते हैं वहाँ पे, ओमान में भी गए हैं। लेकिन जिसे वो कहते हैं ना कि ये जो, एक तो ये सारे डुकम की इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी इसके साथ साथ है। देखिए, आपने पहले घुसना होता है बिजनेस के ज़रिए, इकोनॉमी के ज़रिए, देन आप उनको चीज़ें देते हैं, देन फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उनको और चीज़ों पे लेके जाते हैं। अभी फॉर एग्जांपल टेररिज्म पे बात हुई है, ठीक है जी। अब
टेररिज्म पे इंडिया आपको पता है क्यों बात करता है? इंडिया टेररिज्म पे बात करता है व्हेन दे हैव टू टॉक अबाउट पाकिस्तान। सो उन्होंने कहा है जी कि टेररिज्म इन इट्स ऑल मैनिफेस्टेशन, टेररिज्म इन इट्स ऑल मैनिफेस्टेशन, जो भी जैसे भी है ये हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं, विच इज़ गुड। लेकिन ज़ाहिर बात है कि इंडिया व्हेन स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट टेररिज्म, इट डजंट टॉक अबाउट अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट, although India has declared those terrorist organizations terrorist, but India's definition of terrorism is when it comes to वो जो कश्मीर से लिंक करते हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली इंडिया ने जो हमास के अटैक्स थे उसको जब दहशतगर्दी कहा, तो बहुत सारे थिंकर्स ने, राइटर्स ने, स्कॉलर्स ने कहा कि इंडिया की इवन की फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी मैंने एक स्टोरी पढ़ी जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो हमास के इस एक्ट को टेररिज्म इसलिए देखता है बिकॉज वो इसे कश्मीर से कनेक्ट करता है। बट एनी हाउ दैट इज़ अ पॉइंट। सो इंडिया ने वो जारी बात है उन्होंने करनी है। लेकिन द क्वेश्चन ये आता है कि आपको पता है इंडिया अपनी, जैसे मैंने बताया कि अपनी एक्सेस बढ़ा रहा है, और आपको पता है कि इतना इम्पोर्टेंट था कि ये जो है, जो प्रेस रिलीज़ हुई थी, इसको फॉरेन सेक्रेटरी ने किया, ठीक है जी। और पता तो इससे यही चलता है कि इंडिया जैसे बड़े हाई लेवल पे हुए हैं, मुआहदे हुए हैं एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, और ओमान की एक डोफर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे चेयर, हिंदी चेयर के हवाले से, सारी बताइए हिंदी लैंग्वेज के हवाले से इंडिया ने अपनी वो किया, और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वेलकम किया, बड़ा उन्होंने वो सारी चीज़ें तो हुई हैं। लेकिन दुकम को वो बड़ी अहमियत दे रहे हैं और वो समझते हैं कि दुकम जो है वो हमारे लिए एक अहमियत रखता है, और सिर्फ अपनी एक्सेस के हवाले से इंडिया बात कर रहा है कि उनकी जो एक्सेस है दुकम में, वो उनको बहुत कुछ दे सकती है। और ये भी बातें चली हैं कि जी ट्रेड है जो वो रुपए में होगी, ठीक है जी। लेकिन ये अभी जैसे कहते हैं ना, इट्स एन इनिशियल स्टेज, लेकिन ट्रेड जो है वो रुपए में होगी। सो मैं देख रहा था कि वो जो इंडिया की स्पेस एंड रिसर्च और इसरो, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके डीजी भी बैठे हुए थे, आई थिंक व्हाट दे कॉल डीजी, और जो भी उनके चेयरमैन थे बैठे हुए थे, जो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे बैठे थे। इट मीन्स देयर वाज सम कोऑपरेशन ऑन स्पेस एज वेल। डिजिटल पेमेंट, आपको पता है इंडिया डिजिटल पेमेंट में बड़ा काम कर रहा है। सो एट द सेम टाइम वो डिजिटल पेमेंट से मुराद है कि जल्दी जल्दी पैसा ट्रांसफ़र हो, ठीक है जी। फिर टूरिज़्म, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और मुझे ये भी पता चला है कि कोई ऐसी वो चल रही है, फेरी टाइप चीज़ भी चल रही है कि जो कि ओमान और मिडल ईस्ट, इंडिया के बीच में, ताकि जल्दी से जिसे वो कहते हैं ना, इस स्पॉट ऑफ टूरिज़्म के तौर पे देखा जाता है। जिस तरह हम यूरोप में अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो फेरीज़ चलाते हैं, और वो जो फेरीज़ हैं वो एक जगह से चलती हैं दूसरी जगह एंड ऑल दैट। सो ये लगता तो ये है कि इंडिया ने सुल्तान साहब को जो है ना अच्छा वेलकम दिया है, और उस वेलकम देने का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि अपनी वो जो एक्सेस एंड स्पेस चाहते हैं वो दुक्कम पोर्ट तक, वो इंडिया को मिल जाए। और ये माज़ी में भी डिस्कस हुई है इस हवाले से, ठीक है जी। और अभी भी वो हुई है। ओमान की जो वैल्यू है वो बिकॉज़ ऑफ इस मैरीटाइम इम्पोर्टेंस है, ठीक है जी। और स्ट्रेटेजिकली इंडिया कॉल्स इट ए स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम पार्टनर भी कहता है। और इंडिया जो है वो रेगुलर बायलैटरल मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस भी करता है ओमान के साथ। और जितनी भी वो कहता है कि ओमान जो है इंडिया को हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ एंटी पायरेसी मिशंस में। सो जब आप बेसिकली दुकम पोर्ट में आपको एक्सेस मिल गई तो आपको हर चीज़ की एक्सेस मिल गई। सो इसमें मुझे ऐसे लगता है कि इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है स्पोर्ट में बड़ी इम्पोर्टेंस दे रही है, क्योंकि ये सारे के जो है ना ट्रेड रूट्स हैं, ये ट्रेड रूट्स हैं जिनकी मैं समझता हूँ कि जिनकी वैल्यू ज़्यादा है। और जो ट्रेड रूट्स हैं वो इसलिए भी ज़्यादा उनकी वैल्यू है क्योंकि इंडिया कह रहा है कि हमने आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अपनी सारी की सारी जो कम्युनिकेशन है उसको मॉनिटर करना है। सप्लाई चेन के मसले हैं, और वो सप्लाई चेन के मसले तभी हल हो सकते हैं इफ़
آپ کی جو نیوی ہے اس کو ایکسیس ملے. انڈیا انڈو پیسفک میں ایز اے میری ٹائم پاور کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. سو اٹس نو مور اس لکنگ کہ وہ ہم نے کیسے اپنی میری ٹائم ایکسیس بڑھانی ہے, ہم نے کیسے اپنے میری ٹائم انگیجمنٹ بڑھانی ہے. سو ملٹری ٹو ملٹری اینڈ آل دیز, اور پرٹیکولرلی یہ ایک ٹرم چلتی ہے, اسے بولتے ہیں ہیومینیٹیرین اسسٹنٹ اینڈ ڈیزاسٹر ریلیف, HADR کے نام سے. یہ آج کل بہت زیادہ اس میں چل رہا ہے. سو اس حوالے سے بھی انڈیا نے جو ہے وہ کافی اپنا انگیج ہوا ہے, اور ایم او یوز بہت سائن ہوئے ہیں انہوں نے. اینڈ وہ جو ایم او یوز ہیں بیسیکلی انڈیا کے اداروں کے درمیان, فار ایگزامپل وہ جو فائنینشیل انٹیلیجنس یونٹ ہے اور جو نیشنل سینٹر فار فائنینشیل انفارمیشن ہے, ان کے درمیان فار ایگزامپل کوآپریشن جو ہے وہ ہوا ہے. سو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تو, میں ظاہری بات ہے اس کی کیا بات کروں, کبھی آئی وش کہ پاکستان اس لیول پہ انگیج کر سکے, اس لیول پہ انگیج کر سکے. سعودی عرب نے ویژن 2030 دیا ہے, عمان ویژن 2040 ہے, لیکن عمان کیونکہ اتنا زیادہ پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہے, پولیٹیکلی ایکٹیو مینس وہ ڈیزائنز نہیں ہے. عمان آپ کو پتہ ہے وہ ملک ہے جو اسرائیل کو بھی ہوسٹ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. عمان وہ ملک ہے جس نے قطر اور سعودی عرب کے درمیان جب بڑے حالات خراب تھے تو اس وقت بھی نیوٹرالٹی جو ہے وہ کی تھی. سو عمان نے اپنی پوزیشن بڑی وہ ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن رکھی ہوئی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایسے ہی انڈیپینڈنٹ رہنا ہے, یہی ہمیں سوٹ کرتا ہے. اور وہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی وہ جو نا پولیٹیکل گیم کا حصہ بنے, جس گیم میں عموماً دوسرے ممالک جو ہیں وہ آپس میں پڑ جاتے ہیں. بہرحال یہ جو میں نے دیکھا ہے, جس انداز سے پرائم منسٹر مودی نے ان کو ویلکم کیا, سارا کچھ دیا, اور ٹریڈ ڈائلاگ ہو, ٹریڈ ہو, ڈائسپورا کے کنیکشن ہو, انڈیا نے G21 کو انوائٹ کیا اینڈ آل دس, لیکن انڈیا بار بار ایک چیز کہہ رہا ہے, دکم پورٹ کی بات کر رہا ہے. اور اس کا جو ہے وہ یہ انڈیا کی کوئی میری ٹائم اسٹریٹجی کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ چائنا بھی ایکسپینڈ کر رہا ہے اپنی جو اپنے آپ کو, تو اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس میں وہ کر لیں, عمان کے ساتھ اپنے جو کر لیں تعلقات کو زیادہ انہینس کر لیں, تو شاید ہم وہ ہماری ایک ویلیو ہوگی. اور عمان کو کیا چاہیے, عمان ویسٹرن ممالک کے بھی بڑا قریب ہے, لیکن ظاہری بات ہے وین انڈیا از ٹاکنگ اباؤٹ اسپیس, انڈیا از ٹاکنگ اباؤٹ ٹیکنالوجی, انڈیا از ٹاکنگ اباؤٹ tourism, India is talking about for example ڈیزاسٹر مینجمنٹ, فوڈ سیکیورٹی سب عرب ممالک کا بڑا پرابلم ہے, اور وہ اس لیے عرب ممالک کا پرابلم ہے کہ وہاں پہ وہ انوائرمنٹ نہیں ہے. اینڈ دین کرکٹ کے حوالے سے بھی دیکھیں ہاؤ انڈیا یوزنگ کرکٹ, انڈیا نے سارٹ آف اونرشپ لے لی ہے کرکٹ کی اس میں, ٹھیک ہے. انڈیا مارکیٹ بڑی ہے, انڈیا نے کرکٹ کو پرائیویٹائز کیا ہے, انڈیا نے کرکٹ کو ورلڈ کپ, سو بیکاز آف دیز ریزنز وہ عرب ممالک شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کرکٹ جو ہے وہ انڈیا سے کھیلنا ان سے ضروری ہے, ان سے تربیت لینا ضروری ہے, ان سے زیادہ انگیج ہونا ضروری ہے. سو آئی تھنک دیز آر سم ویری امپورٹنٹ ریزنز جن کی وجہ سے جو سلطان صاحب ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میرا انڈیا جانا زیادہ ضروری تھا. لیکن جیسے میں نے بتایا انڈیا نے دہشت گردی کا ذکر ضرور کیا ہے, اور وہ اسی لیے کیا ہے کہ نوئنگ کہ اس کا جو ریفرنس ہے, اور ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہو کہ جی وہ 26 جنوری سوری وہ کون سا ہے وہ مجھے اس کا ڈیٹ بھول رہی ہے, جب انڈین کی وہ ممبئی میں حملے ہوئے اور اس کے اوپر ہوٹل تاج محل ہوٹل وغیرہ کے اوپر 26/11 آئی تھنک یس. سو آئی تھنک دیٹس ویئر انڈیا وہ کہتا ہے اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے, اور ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہو کہ اس کے بیچ میں ڈال دیں, لیکن بعد میں عمانیز نے کہا ہوگا کہ نہیں دس از اے پرٹیکولر ریفرنس, تو کیونکہ آپ پاکستان کو لیبل کرتے ہیں اس میں, تو دیٹ مے ناٹ بی گڈ بیکاز, لیکن انڈیا نے کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کو نہ کہا ہو کہ آپ اس کو ڈالیں. عموماً انڈیا کہتا ہے تمام ممالک کو. تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس حوالے سے.
پاکستان تو تمام عرب ممالک سے جا کے ایڈ اور سپورٹ ہی لیتا ہے، کیا ہم اس طرح جس طرح ابھی ہماری لیڈرشپ گئی ہے کویت میں، سعودی عرب میں، یو اے ای میں، اور کہا ہے کہ انویسٹمنٹ کرو، کیا انویسٹمنٹ آتی ہے، کس حد تک آتی ہے، کتنی لانگ ٹرم رہتی ہے، کیا اس سے فائدہ ملتا ہے؟ وی ہیو ٹو سی دس. بٹ عمان ہیز بین ویری کائنڈ ٹو پاکستان بیکاز گوادر ہم نے وہاں سے لیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ گوادر سے آپ عمان کو دیکھ سکتے ہیں دوربینہ کے ذریعے، میرا خیال ہے، ویسے تو نہیں، بٹ آئی ہیو ہرڈ دس. بٹ اینی ہو، لیٹس سی کہ پرائم منسٹر مودی کی وہ جو اسٹریٹجی ہے کہ مڈل ایسٹ کے قریب ہونا، وہ کتنی کو کارآمد ہے. اینڈ اوبیسلی ادر عرب کنٹریز ول بی لوکنگ ایٹ اٹ، اور وہ بھی پھر ایکٹیو ہوتے ہیں کہ یار اگر عمان کر رہا ہے، سعودی عرب کر رہا ہے، یو اے کر رہے تھے، تو اسی بھی کرو. سو آئی تھنک دیٹس ہاؤ دے آر میکنگ این امپیکٹ ان مڈل ایسٹ. تھینک یو.